लाभ कमाने के उद्देश्य से उद्देश्य क्या होगा मेरा? लाभ कमाना। लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यापारिक गतिविधियों के अतिरिक्त धन के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों में धन लगाना विनियोग कहलाता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट होता क्या है समझ लो। मान के चलो मेरा कपड़े का काम है, तो कपड़ा खरीदना बेचना मेरा बिजनेस है। कपड़ा मेरे लिए क्या हो गया? माल हो गया, गुड्स हो गया। ठीक है, मैं कपड़ा खरीद रहा हूँ या बेच रहा हूँ, ये मेरा बिजनेस है। अब मेरे पास बहुत सारा पैसा है जिसको मैं व्यापार में नहीं लगा पा रहा, तो मैंने सोचा कि अब मैं व्यापार के अलावा किसी और जगह इस पैसे को लगा दूँ तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। मान के चलो मैंने बिल्डिंग खरीद ली, क्या खरीद ली, और इस बिल्डिंग का मैं कोई बिजनेस में यूज नहीं करता, वैसे खरीद के बैठ गई। ठीक है ना, तो इसको मैं बिल्डिंग परचेज करना नहीं मानूंगा, इसको क्या मानूंगा मैं? क्या मानूंगा? मेरा बिल्डिंग खरीदने का उद्देश्य व्यापार चलाना नहीं है। मेरा बिल्डिंग खरीदने का उद्देश्य है कि 6 महीने बाद बेच दूंगा, महंगी बिक जाएगी। लोग जमीन खरीदते हैं ना, आज खरीद लेता हूँ, 1 साल बाद बेचूंगा, महंगी बिक जाएगी। तो उसको जमीन खरीदना है, बिल्डिंग खरीदना नहीं बोलते, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट करना। मानो मेरे पास बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है तो मैं बैंक में जमा करा देता हूँ, और उस पैसे का मैं बिजनेस में कोई यूज नहीं करता। बैंक से मुझे क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। तो बैंक में जो मैंने पैसा जमा कराया उसको मैं क्या बोलूँगा? इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गई? अगर मैं बैंक में पैसा एफडी करा के कराता हूँ या अदर किसी अकाउंट में कराता हूँ तो इन्वेस्टमेंट है, और अगर मैं बैंक में पैसा अपने बिजनेस अकाउंट में जमा कराता हूँ तो वो मेरे लिए बैंक है, वो पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं, क्योंकि मैं उस पैसे का यूज कर सकता हूँ बिजनेस एक्टिविटी। और मैंने एक अलग से अकाउंट खुलवाया अपने नाम से, बिजनेस अलग होता है और मैं अलग होता हूँ, वो पता है। ठीक है ना, मैंने बिजनेस से पैसा निकाला और उस पैसे को मैंने अदर देन बिजनेस एक्टिविटी जमा करा दिया। 5 साल बाद निकालूंगा इसको, 5 साल बाद मेरा डबल हो जाएगा, मैं डबल निकालूंगा। मेरा उद्देश्य क्या था? लाभ कमाना। ठीक है, और उस पैसे को फिर हम क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गई? ठीक है, जैसे कि दूसरा, मैंने मार्केट में शॉप खरीदी, क्या खरीदी? इसके दो पर्पज हो सकते हैं। शॉप में मैं दुकान खोलूंगा और उसको बिजनेस चलाऊंगा, तो मेरे लिए क्या है? बिल्डिंग। और मैंने दूसरा पर्पज सोचा कि यार फटक लेता हूँ खरीद के, पैसा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, जब महंगी बिकेगी जब मैं बेच दूंगा। मानो 3 साल बाद मैंने इसको बेच दिया प्रॉफिट पे। ठीक है ना, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? इन्वेस्ट। मेरे लिए बिल्डिंग नहीं मानता। क्लियर है? समझ में आ गई? ठीक है ना, तो डिपेंड करता है किसी भी एसेट के खरीदने का पर्पज क्या है। इसको खरीदने का पर्पज आपको बिजनेस चलाना है तो एसेट का नाम आएगा, और खरीदने का पर्पज के लिए प्रॉफिट कमाना है, इसको बाद में बेच दूंगा, जब महंगी बिकेगी जब मैं बेच दूंगा, तो इसका मतलब ये मेरा क्या है? इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? डाउट? ठीक है ना, बाकी आपको ये कहीं काम नहीं आने वाला है कि बिल्डिंग परचेज करी या इन्वेस्टमेंट परचेज करा। जनरल एंट्री जब हम पास करेंगे तो उसमें इसका कोई रिलेशन नहीं होगा। साफ साफ बोलेगा क्वेश्चन में कि विनियोग किया या बिल्डिंग परचेज करें। आपको इसमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा टेक्निक है। ठीक है, जो भी आपकी किताब में नहीं है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट इसमें लिखो चालू संपत्तियां क्या होती हैं। इसमें लिखो ऐसी संपत्तियां जिन्हें 12 माह या एक परिचालन अवधि में रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता। ठीक है, जैसे स्टॉक को निम्न होते हैं इसका मतलब। सेकंड नंबर में डेटर्स
बोलते हैं हम देनदार। इसके बाद आपको PR बिल्स रिसीवेबल, इसको बोलते हैं प्राप्य ऋण। इसके बाद आपका कैश, इसके बाद बैंक, इसके बाद पूर्वदत्त व्यय, प्रीपेड एक्सपेंस, बहुत सारे होते हैं, बस बेसिक हमारे ये काम आएंगे, ठीक है ना। इसको नोट करो, इसके एक एक चीज के बारे में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। बता सकते हैं अब स्टॉक क्या होता है? बिना बिका माल, वर्ष के अंत में बिना बिका माल, आपका पूरा साल निकल गया, सामान खरीदा, सामान बेचा, पूरे साल निकल गया, और पूरे साल निकलने के बाद दुकान का ऐसा तो होता नहीं पूरी झाड़ू लगा दिया आपने साल के एंड में, सामान बचेगा ही नहीं, कुछ तो बचेगा ही आपके पास। तो जो सामान बच जाता है उसको बोलते हैं स्टॉक। ऐसी कोई दुकान है क्या कि 31 मार्च हमारी आई, पूरी दुकान ऐसी खाली हो गई, झाड़ू लगा वाली कोई दिक्कत वाली बात? ऐसा कोई बिजनेस होता ही नहीं दुनिया, अंबानी का भी नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह का जो ऐसा तो फिर मंदिरों में होता है, प्रसाद खत्म हो जाता है, ठीक है ना, उनका कोई स्टॉक होता नहीं है। बाकी किसी बिजनेस में ऐसा नहीं होता है कि ऐसा कोई माल बच जाए, या किसी ढकेले वाले का होता है ऐसा, ठीक है। वो कितना बना के लाता है, उसका माल नहीं बचता, बचाने के लिए उसको होता नहीं उसके पास। तो व्यापार के अंदर जो वर्ष के अंत में माल बिना बिके रह जाएगा उसको बोलेंगे स्टॉक। क्लियर? डाउट? ठीक है ना। अब ये डेटर क्या होता है? डेटर होता है जिस व्यक्ति को उधार माल बेचा जाता है, ठीक है। मैं दुकानदार हूं, मैंने किसी व्यक्ति को उधार माल बेचा, तो मेरे लिए मेरा क्या माना जाएगा? डेटर। क्या माना जाएगा? देनदार। ये मेरी संपत्ति होता है, क्यों? इससे मुझे पैसा लेना, तो जिस व्यक्ति से मुझे पैसा लेना वो मेरी क्या होता है? संपत्ति, ठीक है भाई। अब ये चालू संपत्ति क्यों है? चालू संपत्ति क्यों है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को सामान बेचना पसंद करोगे जो आपसे ये बोले कि 10 साल बाद पैसा दूंगा। कॉमन सेंस की बात कराओ। आप दुकानदार हो, मैं आपकी दुकान पे आऊँ कि साहब आप मुझे सामान दे दो, पर मैं आपको 10 साल बाद पैसे दूंगा, तो आप उसको सामान बेचोगे क्या? हालांकि वो ले जाने के बाद चाहे वो 10 साल बाद पैसे दे, वो अलग बात है, पर वो आपसे कह के पैसा सामान ले कि मैं आपकी दुकान से साहब सामान उधार खरीद रहा हूँ और मैं आपको 10 साल बाद पैसे दूंगा, तो कोई दुकानदार को सामान देगा? नहीं देगा। तो इसका मतलब देनदार को मैं अधिकतम कितने दिन की उधार देता हूँ? 12 महीने से ज़्यादा की कुछ उधार नहीं देगा, अधिकतम 12 महीने में पैसा आ जाएगा। और 12 महीने में पैसा आने की उम्मीद नहीं होती है, तो उसको हम डूबत ऋण मान लेते हैं, अपना नुकसान मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कि आपको कभी भी उसको पैसा नहीं देगा, ये मान लिया जाता है, ठीक है ना। हमारे अकाउंट में समझ में आ गया। देनदार कौन होता है? जिस व्यक्ति को उधार माल बेचते हैं वो हमारा क्या हो जाता है? देनदार। क्लियर? बिल्स रिसीवेबल्स क्या होता है? इसका एक पूरा चैप्टर है जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, बाकायदा पूरा एक चैप्टर है, कानून बना हुआ है इसके ऊपर, जिसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, एक शब्द में इसको दिखाएं, ठीक है। वैसे आपको शॉर्ट में बता दूं, बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? आप मेरी दुकान पे आए सामान खरीदने, आजकल बहुत ट्रेंड में है, ठीक है ना, सिटी में बहुत ट्रेंड है, तो आपके पास पैसे नहीं है, आप बोल रहे हो मैं 1 महीने बाद पैसे दे दूंगा आपको, ठीक है। आज भरोसे की दुनिया नहीं है, मैंने मुझसे बोला कि भाई मैं आपको भरोसा कैसे करूँ, 1 महीने बाद दे दूंगा, नहीं दिया तो मैं क्या कर लूँगा आपका, ठीक है। तो आपने एक बिल बनाया और उस पर लिखा कि आपको मैं सामान बेच रहा हूँ आज की तिथि पर, और आप मुझे वायदा करते हो कि इतने दिन के बाद आप मुझे मेरा पैसा लौटा दो। उस बिल को आपने स्वीकृति प्रदान कर दी, मतलब आपने साइन कर दिया, आई एक्सेप्ट है, उस पर एक डेट होती है, तो उस बिल को हम बोलते हैं बिल रिसीवेबल। तो आप मेरी डेटर नहीं रहे, अब आप मेरी क्या बन गए? बिल रिसीवेबल। क्लियर है? बताइए समझ में। अब आप उसके बाद भी मुझे अगर पैसा नहीं दोगे तो फिर क्या करूँगा मैं? आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता हूँ, ठीक है। क्लियर? और वैसे आप सिंपली अब मेरी दुकान से सामान खरीद के ले गए, मैंने खाते में एंट्री कर दी, आप सामान खरीद के ले गए उधार, तो मैं आपको कुछ कर सकता हूँ क्या? लीगली कुछ कर सकता हूँ? मैं साबित कैसे करूँगा कि आपने मेरे से सामान खरीदा था? मैं कभी भी साबित नहीं कर सकता कानून के अनुसार। तो इसके लिए लोग क्या करते हैं? बिल्स रिसीवेबल को लिखवाते हैं, ठीक है ना। रोकड़ का मतलब तो सबको बताइए, इसको समझाने की जरूरत है। रोकड़ क्या होती है? कैश, पैसा, ठीक है ना। बैंक में पैसा जो जमा है इसको क्या बोलते हैं? बैंक। क्लियर? प्रीपेड एक्सपेंस का क्या मतलब है? मैंने आपसे काम नहीं किया, जैसे मेरी फीस हो गया,
या स्कूल की फीस देते हो, पूरी साल पढ़ाई तो करी नहीं है आपने, ठीक है ना, पूरा कोर्स तो करा नहीं है, आप एक दो चैप्टर करके फीस जमा करा देते हो, या स्कूल में एक आध महीना पढ़ के फीस जमा करा देते हो, तो वो खर्चा कैसा माना जाता है? प्रीपेड। कैसा माना जाता है? आपके लिए कैसा एक्सपेंस है? प्रीपेड। आपने एडवांस में पैसा दे दिया, अभी काम आपका पूरा नहीं हुआ। क्लियर है? जैसे आप मोबाइल में रिचार्ज कराते हो, आपने बात तो अभी करी नहीं है, पैसा को उनको पहले ही दे दिया, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रीपेड वाउचर। प्रीपेड क्या बोलते हैं? आपने काम होने से पहले पेमेंट उसको कर दिया, तो ये आपकी क्या होगा? सेट होगा। काम पूरा नहीं होगा तो आप अपना पैसा वापस मांग सकते हो, ठीक है ना। किसी मजदूर को आपने 500 रुपये दिए, भाई कल मेरे यहाँ काम कर जाना, 500 रुपये एडवांस आती है, तो खर्चा कैसा हुआ? प्रीपेड एक्सपेंस। मजदूर अगले दिन काम करने नहीं आएगा तो क्या करोगे आप? अपना पैसा उससे वापस ले लो। तो ये प्रीपेड एक्सपेंस क्या हुआ? आपका संपत्ति को, जिस चीज को आप वापस मांग सकते हो तो आपकी क्या होती है? संपत्ति। क्लियर है? डाउट समझ आ गई बात? तो ये सारी चीजें थी हमारी संपत्तियां। अब बात करेंगे दायित्व की। अब चलेगा दायित्व। भैया तेरा रह गया ना दायित्व का सामान्य शब्दों में हम बताते हैं, दायित्व क्या होता है? जो कम है किसी को देना। आज हमें कल किसी को कुछ चुकाना है तो मेरा क्या होता है? दायित्व होता है। जो कुछ देना है वो दायित्व और जो कुछ लेना है वो संपत्ति। क्लियर है? जो कुछ देना है वो दायित्व और जो कुछ लेना है वो संपत्ति। दायित्व क्या होता है? इसमें हेडिंग में लिखो। ऑब्लिगेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? बताइए किसी को? हाँ, ऐसी देता ऐसे ऋण या देयता जिसे ऐसे ऋण या देयता जिसे एक निश्चित अवधि के पश्चात चुकाना हो उसे दायित्व कहते हैं। कोई भी ऋण या देयता जिसे निश्चित अवधि के बाद चुकाना हो क्या बोलते हैं? दायित्व कहते हैं। ठीक है, ये दायित्व निम्न दो प्रकार के होते हैं। देखो मैं आप 12th की तरह पढ़ा रहा हूँ इसको, ठीक है ना। आपके हो सकता है कोई चीज़ कम हो आपके साथ, मेरे पढ़ा रहा हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर कुछ दायित्व हमारे दो तरह के होते हैं, टू टाइप के, आंतरिक दायित्व, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनल, एंड सेकंड नंबर पे बाह्य दायित्व। सही है, बाह्य दायित्व, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल। ठीक है, दायित्व होते हैं आंतरिक दायित्व और बाह्य दायित्व। हमने मिटा दो, अब ये हेडिंग में डाल दो। पहला लिखो आंतरिक दायित्व, आंतरिक दायित्व, इसमें लिखो ऐसे दायित्व जिन्हें व्यापार के
आंतरिक व्यक्तियों को छुपाना होता है व्यापार के द्वारा। व्यापार इस लाइन को यहाँ लिखो, ठीक है। ऐसे दायित्व जिन्हें व्यापार के द्वारा व्यापार के आंतरिक व्यक्तियों को चुकाया जाता है, उन्हें आंतरिक दायित्व कहते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, पूंजी मतलब कैपिटल, लाभ मतलब प्रॉफिट। फटाफट। हाँ भाई, अब बात ये आएगी कि पूंजी और लाभ को दायित्व क्यों माना जाता है। ये तो प्रॉफिट है हमारा, तो दायित्व क्यों होगा, देना थोड़ी ना किसी को प्रॉफिट। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बताई थी, ये तो है हमारा बिजनेसमैन, ठीक है, और ये है बिजनेस। ये तो कौन है, बिजनेसमैन, और ये मेरा क्या है, क्या बिजनेस। उसको कॉमर्स में बोलते हैं एंटिटी। क्या बोलते हैं, एंटिटी। इसने इसको कुछ पैसे दिए, इस मालिक ने व्यापार में क्या लगाया, पैसा लगाया, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। क्या बोलते हैं, कैपिटल। एक मैंने बात बताई थी, ये और ये दोनों क्या होते हैं, अलग अलग, ठीक है। अकाउंटिंग इसके लिए की जाती है, इसके लिए नहीं की जाती। इसने तो पैसा लगा दिया, बात बता, ठीक है। और अब ये पैसा किसका हुआ, ये पैसा यहाँ पे लगा दिया इसने व्यापार में, तो ये कैपिटल का पैसा व्यापार का है या इसका है, इसी का पैसा तो इसी का रहेगा। अब बैंक में पैसा जमा करा देते हो तो पैसा आपका है कि बैंक का है, आपका। ये पैसा तो बिजनेस बैंक आपकी एसेट है, बैंक की क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई। बैंक को आपको लौटाना पड़ेगा और आप बैंक से पैसा कभी जब चाहोगे जब पैसा निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये जो पैसा हुआ ये व्यापार के लिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि ये मालिक जब चाहेगा इस पैसे को व्यापार से निकाल सकता है। क्लियर है? तो व्यापार की क्या हो गया, लायबिलिटी। बट ये कैसी लायबिलिटी हो गया, आंतरिक दायित्व। आंतरिक क्यों हुआ, क्योंकि ये व्यापारी बिजनेस का आंतरिक व्यक्ति है, बाहर का व्यक्ति नहीं है, क्योंकि वहां का व्यक्ति है व्यापार के अंदर का। क्लियर है, बात समझ आ गई। जैसे कि आपने, आप परिवार के 4 मेंबर हो और 4 आपके पड़ोसी हैं, आपने अपने परिवार के किसी मेंबर को लोन दिया, तो वो लोन उस व्यक्ति की इंटरनल लायबिलिटी हुआ या एक्सटर्नल लायबिलिटी हुआ, वो इंटरनल लायबिलिटी हुआ, क्योंकि परिवार के ही व्यक्ति से वो लोन लिया गया। और आप पड़ोसी से लोन लोगे तो वो कैसी लायबिलिटी हुआ, एक्सटर्नल लायबिलिटी। कैसी लायबिलिटी हुआ, एक्सटर्नल लायबिलिटी, मतलब वो कैसा दायित्व हुआ, बाह्य दायित्व, वो बाहर के व्यक्ति से लिया। इसी तरह से पूंजी, पूंजी किस व्यक्ति ने लगाई, बिजनेस के ओनर ने लगाई। ओनर कैसा व्यक्ति होता है, व्यापार के अंदर का व्यक्ति, कोई बिजनेस चलाता है, ठीक है ना। तो ये जो कैपिटल है कैसा दायित्व हो गया, आंतरिक दायित्व, ठीक है। अब ये पूंजी लगाने के बदले में क्या लेगा, कोई भी व्यक्ति फ्री में पैसा देता है क्या किसी को, नहीं देता। अगर बदले में क्या लेगा, इससे प्रॉफिट। इसका मतलब ये हुआ कि व्यापार को प्रॉफिट किसको देना है, बिजनेसमैन को, और जो भी कुछ व्यापार को देना पड़ेगा वो क्या होता है, लायबिलिटी होता है, ठीक है। और देना किसको पड़ रहा है, बिजनेसमैन को देना पड़ रहा है। और बिजनेसमैन कैसा व्यक्ति है, अंदर का व्यक्ति है, तो कैसा दायित्व हो गया, आंतरिक दायित्व। कोई डाउट इसमें, क्लियर है, बात समझ में आ गई ना, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, बाह्य दायित्व। अब आएगा बाह्य दायित्व। ऐसे दायित्व जो व्यापार के द्वारा व्यापार के बाह्य व्यक्तियों को चुकाया जाता है, उन्हें बाह्य दायित्व कहते हैं। आंतरिक की जगह बाह्य दायित्व, ठीक है ना। जैसे ऋण, आप ऋण किससे लेते हो, बाहर के व्यक्ति से। अंदर का व्यक्ति लगाता है पूंजी और बाहर का व्यक्ति देता है ऋण, वो मिलेगा ब्याज। इसको लाभों से कोई मतलब नहीं। लेनदार, लेनदार कौन व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति से हम उधार माल खरीदते हैं, ठीक है ना। क्लियर, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आगे लिखिए आप, बाह्य दायित्व निम्न 2 प्रकार के होते हैं।
पहला गैर चालू बाह्यदायक, दूसरा है कैमरा के दोनों तो एडिट ना हो गए वो कौन थे, समस्या जी है। देखो भाई बाह्य दायित्व को निम्न दो प्रकार, बाह्य दायित्व निम्न दो प्रकार के होते हैं। बाह्य दायित्व निम्न दो प्रकार के होते हैं। पहला गैर चालू बाह्य दायित्व, दूसरा चालू बाह्य दायित्व। नॉन करंट एक्सटर्नल लायबिलिटी, दूसरा है करंट एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है, हम इसको सामान्य शब्दों में बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी और इसको बोलते हैं करंट लायबिलिटी। एक्सटर्नल वर्ड का यूज हम सामान्य शब्दों में नहीं करते। ठीक है ना, अगर कहीं भी आ जाए करंट लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी, आप समझ जाना है एक्सटर्नल वाली लायबिलिटी। ठीक है।